हेलो स्टूडेंट्स, आईबी टेक्निकल क्लासेस के अंदर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग थर्मल पावर प्लांट के ब्लॉक डायग्राम को बहुत इजीली वे में समझेंगे। ब्लॉक डायग्राम आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा होगा, लेकिन आपको एक्सप्लेन करने के बाद यानी हमारे समझाने के बाद बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा और एक एक चीज़ को हम अलग अलग करके बहुत ईजी मेथड के अंदर आपको समझाएंगे। तो आइए समझते हैं ब्लॉक डायग्राम को थर्मल पावर प्लांट के। उससे पहले हम लोग थर्मल पावर प्लांट के बेसिक फंक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। तो थर्मल पावर प्लांट के अंदर बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं। वो हीट हमको कहाँ से मिलता है, कोल बर्न कराने के बाद, उसी को कोल कंबशन कहा जाता है। तो कोल को यानी कोयला को जलाने के बाद जो हीट मिलता है, उस हीट को हम लोग क्या करते हैं, बॉयलर के अंदर यानी वाटर को देते हैं। वाटर हमारा हीट की वजह से बॉयल होता है, उबलता है और स्टीम के अंदर यानी भाप के अंदर बदल जाता है। उस स्टीम को हम लोग टरबाइन पर गिराते हैं। टरबाइन रोटेट होता है और उसके साथ अल्टरनेटर को जोड़ देते हैं और अल्टरनेटर हमारा इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करता है, जनरेट करता है। तो ये बहुत बेसिक चीज़ है जो अब तक हम लोग थर्मल पावर प्लांट यानी आप लास्ट लेक्चर के अंदर भी समझ चुके हैं। लेकिन आज हम लोग कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम के बारे में समझेंगे, यानी हमारा एडिशनल और क्या क्या इक्विपमेंट होता है थर्मल पावर प्लांट के अंदर। तो हम लोग इस पूरे ब्लॉक डायग्राम को यानी थर्मल पावर प्लांट को चार कैटेगरी या चार अलग अलग सर्किट के अंदर हम लोग बांटेंगे। कौन कौन सा सर्किट होगा वो सारी बात करेंगे। सबसे पहले जो पूरा डायग्राम आप फोकस ना करके सिर्फ सीधा वाला डायग्राम आप समझिए जो स्ट्रेट के अंदर आपको दिख रहा है। तो ये अगर समझ में आ जाएगा तो बाकी और चीज़ें जो एडिशनल लगी हुई हैं वो भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या क्या चीज़ हमारा इस पावर प्लांट के अंदर लगा हुआ है। तो हमारा ब्लॉक डायग्राम ऑफ थर्मल पावर प्लांट को हम लोग समझने जा रहे हैं और इसमें सबसे पहले हम लोग को क्या लिए हुए, हम लोग एक एक चीज एक एक ब्लॉक देखते जाइएगा। तो सबसे पहले जो बात किया जा रहा है कोल स्टोरेज का। तो हमारा क्योंकि थर्मल का मतलब क्या हो रहा है, हीट से हम लोग को प्रोड्यूस करना है इलेक्ट्रिसिटी, और हीट कहाँ से मिल रहा है हमको, कोल को बर्न कराने से। सबसे पहले तो हम लोग कोल स्टोरेज की बात किया है, यानी इसमें 2-4 किलो नहीं, हमको टनों टन कोयला को जलाना पड़ता है। इसीलिए सबसे पहले हम लोग जहाँ भी है कोल माइंस वहाँ से कोयला को लाते हैं और एक जगह पे स्टोर करके रखते हैं। अब जहाँ पर बॉयलर है बिल्कुल के उसके नज़दीक नहीं होता है, थोड़ा सा डिस्टेंस पर होता है। एक एरिया बना होता है जहाँ पर बहुत सारा कोयला जमा हुआ होता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोल स्टोरेज। ये आपका ट्रेन से या आपका और किसी माध्यम से हम लोग कोयला को लाकर क्या किए हुए हैं, एक जगह जमा किए हुए हैं। वो जो आपका प्लांट का एरिया है, आपका कैंपस है, उस कैंपस के अंदर ही हमारा कोल्ड स्टोरेज बना होगा जहां पर बहुत अधिक मात्रा में टनों टन कोयला जमा करके हम रखेंगे और आवश्यकता के अनुसार उसको हम लोग बर्न कराएंगे, जलाएंगे। तो कोल स्टोरेज है सबसे पहला चीज जहां पर कोयला जमा करके रखे हुए हम लोग। और उसके बाद क्या कर रहे हैं, कोल हैंडलिंग में ला रहे हैं। ये कोल हैंडलिंग क्या है, तो कोल स्टोरेज से कोल हैंडलिंग का मतलब कहने का, कोल्ड को यानी कोयला जो है वो डायरेक्ट हमारा जलने के रूप में नहीं होता, यानी कि बहुत छोटे फॉर्म में बड़ा बड़ा हमारे पास पत्थर होता कोयला का, तो हम लोग उसको क्रश करते हैं, तोड़ते हैं छोटे छोटे फॉर्म के अंदर, छोटे छोटे टुकड़े के अंदर, ताकि बहुत आसानी से हम क्या कर सकें, उसको बर्न करा सकें, जला सके। तो आप घर के अंदर भी देखे होंगे पहले क्या करते हैं हम लोग, कोयला अगर बाहर से आता है तो उसको छोटे छोटे टुकड़े के अंदर तोड़ा जाता है ताकि आसानी से हम लोग उसको चूल्हा के अंदर जला सके। तो सिमिलरली यहाँ पर भी जो कोल है उस कोल को हैंडलिंग किया गया है, यानी कोल को क्रश किया गया है, तोड़ा गया और उसको हम लोग जरने के रूप में, जलाने के रूप में उसको हम लोग कन्वर्ट कर दिया। तो कोल हैंडलिंग के अंदर ये कोयला को यहाँ से लाया और उसको क्रश किया, तोड़ा, और तोड़ने के बाद करेंगे बॉयलर के अंदर भेजेंगे। तो इस बॉयलर के अंदर भेजने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेल्ट कन्वेयर होता है, यानी बहुत बड़ा बड़ा बेल्ट लगा होता है। यहाँ से हम लोग बेल्ट के माध्यम से इसको क्या कर देते हैं, इसको जो कोल हैंडलिंग था वहाँ से बॉयलर के अंदर, जो आपका मेन बॉयलर है जहाँ पर आपका कोयला को जलाना है, वहाँ तक हम लोग भेजते हैं। तो बेल्ट कन्वेयर होता है जिस पर कोयला रखा जाता है। आपका बहुत छोटे छोटे पार्ट के अंदर कोयला को तोड़ देते हैं या पाउडर के फॉर्म में बदल देते हैं ताकि हमारा कंबशन यानी कोयला को बहुत आसानी से हम जला सकें। और यहाँ तक अब कोयला मेरा कहाँ तक, कोल क्या हो गया, बहुत छोटे फॉर्म या पाउडर के फॉर्म में आपका बॉयलर तक आ गया।
बॉयलर में दो पार्ट होता है, एक तो वाटर होता है और एक आपका कोल फर्नेस होता है। याद रखिएगा, दो पार्ट, एक कोल फर्नेस जहां पर कोल जलाएंगे और उसके ऊपर आपका बॉयलर या वाटर स्टोर होता है जहां पर हम लोग कोल जो जल रहा हीट वो वाटर को देंगे। तो आपका कोल फर्नेस के अंदर कोल भेज दिया गया, वहां पर कोयला जलाया गया, कोयला को बर्न कराया गया, कोल कंबशन कराया गया और इसके ऊपर वाले भाग में हम लोग वाटर को स्टोर किए हुए थे बहुत बड़े मात्रा में। वो वाटर क्या हुआ, बॉयल हुआ और आपका स्टीम के अंदर यानी वाष्प के अंदर, भाप के अंदर बदल गया। अब इस स्टीम को लेकर हम क्या करेंगे, इस स्टीम को अगर आप डायरेक्ट क्या करेंगे, टरबाइन पर मारेंगे तो भी टरबाइन रोटेट होगा। लेकिन दिक्कत क्या है, यदि आप जो ये स्टीम निकला इसके अंदर कुछ नमी होता है जिसको मॉइस्चर आप कह सकते हैं या वेट, आप वेट स्टीम कहेंगे, यानी उसके अंदर कुछ ना कुछ नमी है। तो वेट स्टीम के कारण यदि हम लोग थोड़ा सा गीला आपका जो स्टीम है यानी उसके अंदर कुछ नमी है, ऐसे स्टीम को लेकर यदि आप टरबाइन पर मार देते हैं तो टरबाइन के ब्लेड में करोजन लग जाएगा यानी जंग लग जाएगा और उसका लाइफ यानी टरबाइन का लाइफ कम हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो स्टीम है इस स्टीम को पूरी तरह से ड्राई कर लेते हैं, सूखा कर लेते हैं, यानी बिल्कुल कोई भी नमी नहीं रहे। इसके लिए एक और अलग से हम लोग डिवाइस लगाते हैं जिसको क्या कहा जाता है, सुपर हीटर कहते हैं। ये सुपर हीटर क्या करेगा, आपका जो स्टीम आ रहा था जिसके अंदर कुछ नमी बाकी थी अभी, तो उस स्टीम को और ज़्यादा ड्राई कर लेगा, सुखा देगा और पूरी तरह से अब जो स्टीम है पूरी तरह से तैयार है, बहुत ज़्यादा हॉट हो गया है पहले से स्टीम। और इसका प्रेशर, अब यहाँ पर सुपर हीटर के बाद जो आपको स्टीम मिलेगा, इस स्टीम को हम लोग सुपर हीटेड स्टीम कहेंगे और इसका जो प्रेशर होगा और टेम्परेचर ये बहुत अधिक होगा, यानी हाई प्रेशर के साथ और हाई टेम्परेचर के साथ अब स्टीम क्या करेगा हमारा टरबाइन पर, यानी टरबाइन का जो ब्लेड है उस ब्लेड के ऊपर स्ट्राइक करेगा, धक्का मारेगा और जिसकी वजह से टरबाइन का ब्लेड यानी टरबाइन रोटेट होगा। और जैसे ही टरबाइन आपका रोटेट हुआ, यहाँ पर कपलिंग लगा हुआ यानी नट बोल्ट से कसा हुआ होगा, जोड़ देंगे हम लोग किसको, अल्टरनेटर को। ये अल्टरनेटर, इसी का दूसरा नाम एसी जनरेटर होता है। अब कपल जैसे ही मैकेनिकल एनर्जी इसको मिला तो हमारा अल्टरनेटर क्या होने लगा, घूमने लगा और जैसे ही अल्टरनेटर रोटेट होगा, घूमेगा, यानी अल्टरनेटर को मैकेनिकल एनर्जी मिल जाएगा तो ये अपने आउटपुट में आपको क्या दे देगा, इलेक्ट्रिसिटी देगा, यानी इसके आउटपुट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। इस इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग कहाँ दे हुए हैं, ट्रांसफार्मर के पास दिए हुए हैं। ट्रांसफार्मर कौन सा लगा हुआ है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, यानी बिजली जो है वो उसको क्या कर देगा, बढ़ा देगा। जनरली हमारा 11 केवी होता है, 11,000 वोल्ट उत्पादन होता है और इसको ट्रांसफार्मर जो लगा हुआ है पावर प्लांट के अंदर, ये इसको 132 केवी के अंदर, 220 केवी के अंदर, 400 केवी या आपका 765 केवी या 1000 केवी तक भी स्टेप अप कर सकता है आवश्यकता के अनुसार, यानी कितना दूर आपको बिजली उत्पादन करके भेजना है उसके अनुसार हम लोग वोल्टेज को बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो ये ट्रांसफार्मर लगा है। ट्रांसफार्मर के बाद आपका कंडक्टर, सिंप्लीफाई यानी आसानी के लिए एक कंडक्टर दिखाया गया, लेकिन यहाँ पर सारा काम 3 फेज के अंदर होगा, यानी आर, वाई और बी, 3 तार यहाँ से निकलेगा और वहाँ से फिर ट्रांसमिशन का काम होगा। तो बेसिक चीज़ समझ में आ रहा होगा आपको। जनरेशन का काम क्या क्या कर रहे हैं हम लोग, फिर से एक बार देख लीजिए। हम लोग कोयला लिया, कोयला को हैंडलिंग किया, यानी कोयला को क्रश करके, तोड़ के, उसको पाउडर के फॉर्म में बदल के कोयला को बॉयलर के अंदर भेजा। यहाँ पर हम लोग बॉयलर के अंदर फर्नेस लगा हुआ होता है जहाँ पर कंबशन करते हैं, कोयला को जलाते हैं और आपका वाटर को देते हैं हीट, और हीट की वजह से वाटर आपका बॉयल हो गया। बॉयल होने के बाद हम लोग किसको दिया, बॉयल यानी स्टीम के अंदर बदल गया और ये स्टीम आपका कहाँ पर जाएगा, सुपर हीटर के पास जाएगा, यानी सुपर हीटर के अंदर फिर से स्टीम को और ज़्यादा टेम्परेचर दिया जाता है, जिसके कारण अब जो इसके आउटपुट में स्टीम मिलेगा हमको, इसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों हाई होगा और हाई प्रेशर टेम्परेचर के साथ टरबाइन पर स्ट्राइक कराएंगे। टरबाइन आपका रोटेट होगा और टरबाइन के साथ हम लोग अल्टरनेटर को जोड़ देंगे, इसी को कपलिंग कहा जाता है। अल्टरनेटर को जैसे मैकेनिकल एनर्जी मिलेगा, अल्टरनेटर आपका इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न कर देगा और ये ट्रांसफार्मर को दिया जाएगा, वो स्टेप अप कर देगा और कंडक्टर को देकर हम लोग पावर को ट्रांसमिशन का काम करेंगे। तो ये आपका बेसिक चीज हो गया जनरेशन का। अब इधर इधर क्या लगा हुआ उसकी भी बात कर रहे हैं हम, तो पहले आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर समझिए कि जो अल्टरनेटर यहाँ पर टरबाइन हम लोग, अब यहाँ से आगे की कहानी आपको बताते हैं।
यहाँ पर टरबाइन जो हमारा स्ट्राइक करा, जैसे आपने धक्का मारा तो धक्का मारने के बाद क्या होगा, इसका प्रेशर और टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी अब हाई प्रेशर टेम्परेचर है, आप किसी स्टीम को लेकर मारिएगा टरबाइन पर तो धक्का लगने के बाद उसका प्रेशर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब इतना प्रेशर टेम्परेचर कम हो गया कि आप उसको दोबारा चाहिएगा तो बहुत आसानी से नहीं, फिर आपको कुछ प्रोसेस करना होगा। तो हम उसी प्रोसेस को, यदि आप इसको सिर्फ इतना दूर कर लेंगे तो भी पावर जनरेशन का काम हो गया, ठीक है। लेकिन हमको क्या है, एक बार हुआ, हमको कंटिन्यूअस जनरेशन, यानी जो स्टीम अगर आप यहाँ पर लाकर छोड़ देंगे तो स्टीम वेस्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। लेकिन हम चाह रहे हैं कि इस स्टीम को हम लोग यूटिलाइज कर लें और कंटिन्यूअस पावर जनरेशन होता रहे। आ रहा समझ में? तो कंटिन्यूअस पावर जनरेशन यहाँ से भेजेंगे तो हो जाएगा, लेकिन दिक्कत क्या है, जो स्टीम है ये स्टीम आपका भाप वेस्ट हो जाएगा। तो हम चाह रहे हैं कि उस स्टीम को यूटिलाइज कर लें और कंटिन्यूअस हम लोग पावर जनरेशन का काम करते रहें। तो कंटिन्यूअस पावर जनरेशन के लिए फिर से हमको थोड़ा सा मेहनत करना होगा। और जो अब इसका प्रेशर टेम्परेचर लो हो गया है स्ट्राइक करने की वजह से, धक्का मारने की वजह से, इस स्टीम को हम लोग कहाँ लाएंगे, बाहर लाएंगे यहाँ पर। और उस स्टीम को लाने के बाद कंडेंसर को देकर हम लोग आगे का प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर प्रेशर जो कम हो गया है उसको बढ़ाने के लिए फर्दर प्रोसेस हम लोग करेंगे। और फिर से कंटिन्यूअस आप देख रहे हैं यहाँ पर फिर से बॉयलर को देंगे और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस आपका जनरेशन का होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा। थोड़ा सा यहाँ पर आने से पहले ये समझ लीजिए, अब ये तो बेसिक चीज होगा। अब सर्किट के हिसाब से आपको समझाते हैं। टोटल 4 सर्किट है आपका इस थर्मल पावर प्लांट के अंदर, एक एक करके एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। तो पहला जो सर्किट है इसको हम लोग कोल ऐश सर्किट कहते हैं, या इसी को हम लोग कोल या फ्यूल ऐश सर्किट, फ्यूल मतलब कौन किसकी बात हो रही है, कोयला की बात हो रही है, तो फ्यूल ऐश सर्किट कहा जाएगा। तो यहाँ वाला पार्ट बाद में देखिएगा, इसको आसानी से समझ लीजिए। यहाँ पर कोयला लिया, कोल लिया हम लोग, कोल के बाद हैंडलिंग कर रहे थे, इसको क्रश कर रहे थे, बॉयलर में हमारा फर्नेस के अंदर जल गया। और जलने के बाद क्या होता है आपको मालूम होगा, कोल को आप जलाते होंगे तो आपको राख बचता है, उसी को इंग्लिश में हम लोग ऐश कहते हैं, ठीक है। तो इस ऐश को बाहर निकाला जाएगा और इसको ऐश हैंडलिंग यानी किसी माध्यम से ले जाया जाएगा। तो ऐश हैंडलिंग कह रहे हैं। और ऐश हैंडलिंग क्या करेंगे, फिर ले जाकर कहीं पर स्टोर कर देंगे, तो उसको हम लोग ऐश स्टोरेज कहते हैं। ये ऐश जो होता है 2 फॉर्म के अंदर होता है, एक वेट ऐश होता है यानी कुछ गीला ऐश आपको मिलेगा, और कुछ ड्राई ऐश यानी सूखा राख मिलेगा। तो इसको जमा करके रखा जाता है और फिर कंस्ट्रक्शन काम यानी सीमेंट फैक्ट्री के अंदर भेजा जाता है, या रोड आपका कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ पर यूटिलाइज हो रहा है। तो ये आपका ऐश, आपका कोल दे रहे थे और कोल से आपको क्या मिल गया, राख यानी ऐश मिल गया। तो ये सर्किट जो होगा क्या कहलाएगा आपका, कोल ऐश सर्किट या फ्यूल ऐश सर्किट, ठीक है। तो ये पहला सर्किट हो गया। दूसरा सर्किट समझिए, यहाँ पर दूसरा सर्किट किसको कहा जाता है, एयर गैस सर्किट। ये एयर गैस सर्किट क्या है, अब ध्यान से समझिए। आप घर के अंदर भी देखा होगा, पहले हम लोग यहाँ भी चूल्हा जलता था पहले, तो क्या होता था, आप चूल्हा जलाने यानी कोयला का चूल्हा जलाने से पहले या तो आप नॉर्मल जो पंखा होता था ताड़ वाला उससे झलते थे, या आप पंखा अभी देखिएगा बड़े बड़े दुकान में फैन छोटा सा लगाकर उसको दिया जाता है। तो यदि आप एयर देंगे तो क्या होगा, आपका जो कोल कंबशन है, कोयला जलने का मेथड या प्रोसेस है, वो क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। बस वही चीज़ यहाँ पर हम लोग करेंगे एयर और गैस सर्किट के अंदर। जो हमारा एयर हम लोग प्रोवाइड उसको करेंगे, बाहर से हवा देंगे, ताकि हमारा कोल कंबशन का जो प्रोसेस है वो फास्ट हो सके, जल्दी हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये एयर को हमने लिया, बॉयलर के अंदर प्रोसेस, कंबशन प्रोसेस को फास्ट करने के लिए एयर हम लोग ले रहे हैं। और एयर जो होगा ये बाहर से इन्वायरमेंट से लेंगे हम लोग, ठीक है। तो इन्वायरमेंट से लेने के लिए एक फैन हम लोग लगाएंगे यहाँ पर, जिस फैन को हम लोग क्या कहते हैं, एफडी फैन कहते हैं। याद रखिएगा, एफडी फैन का मतलब फोर्स ड्रॉट फैन, यानी बाहर से एयर को फोर्सली बाहर से लाएगा और कहाँ भेजेगा, बॉयलर के अंदर भेजेगा। किस लिए, ताकि हमारा कोयला आसानी से जल सके। तो यहाँ पर हम लोग फोर्स ड्रॉट फैन एक लगाए हुए हैं, वहाँ से एयर को लिया और एयर को लेके कहाँ भेज दिया है, कंबशन चैम्बर के अंदर, बॉयलर के अंदर भेज दिया, ताकि कोयला आसानी से जल सके। ये तो हो गया एयर, यहाँ पर आ गया इन्वायरमेंट से। और यहाँ पर कुछ एयर को हम लोग क्या करेंगे, साथ ही साथ एयर को ड्राई करेंगे यानी सुखा देंगे। बाहर से जो एयर आ रहा है हो सकता है उसमें नमी है,
तो वो नमी कैसे सूखेगा, तो यहाँ पर हमारा बॉयलर है, बॉयलर के अंदर मालूम होगा आपको जो गैस निकलता है, धुआं जिसको हम लोग बोलते हैं, वो धुआं के अंदर कुछ ना कुछ टेम्परेचर रहता है। तो उस धुआं को यहाँ पर याद रखिएगा क्या बोला जाएगा, फ्लू गैस बोला जाएगा। ठीक है, फ्लू गैस मतलब बहने वाला गैस या धुआं जिसको आप हिंदी में बोल सकते हैं। तो ये फ्लू गैस बाहर चिमनी में जा रहा था, बाहर इसको निकालना हमको, तो जाते जाते रास्ता में क्या बाहर से जो एयर आ रहा था इसको भी इसके टच में लाया, ताकि क्या हुआ, बाहर से जो एयर आ रहा था वो उसका टेम्परेचर कुछ इसके अंदर ट्रांसफ़र हो गया, जिसकी वजह से एयर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया और हाई टेम्परेचर के साथ, यानी पहले से जो एयर ठंडा था थोड़ा सा हीट हो गया, गर्म हो गया, अब उसको बाहर अंदर हम लोग बॉयलर के अंदर भेजेंगे ताकि कोयला आपका आसानी से जल सके। अब देखिए ये फ्लू गैस है, इसको बाहर निकालना, यानी धुआं आप देखिएगा बाहर निकालते हैं हम लोग घर से भी बाहर, क्योंकि ये अगर कोयला रहेगा तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्मोक की वजह से इफेक्ट प्रोड्यूस कर देगा। तो इस फ्लू गैसेस को, यानी बहने वाला जो गैस है या धुआं है, इसको बाहर निकालेंगे किसके माध्यम से, चिमनी के माध्यम से। तो रास्ता में हमने क्या किया, इसका जो टेम्परेचर था इस टेम्परेचर का थोड़ा सा यूटिलाइज कर लिया। क्या यूटिलाइज किया कि एयर जो बाहर से आ रहा था उसको भी गर्म कर दिया, और जब ये अपना काम कर लिया यानी उसको हीट दे दिया, तो अब इसको बाहर निकालें। बाहर निकालने के लिए एक फ़ैन लगाए हुए हैं, यानी खींचने के लिए हम लोग क्या लगाए हुए हैं, एक फ़ैन लगाए हुए हैं एयर को अंदर से खींचने के लिए। इसी फैन का क्या नाम है, आईडी फैन। इसी को हम लोग इंड्यूस ड्रॉट फैन कहते हैं, याद रखिएगा। इंड्यूस ड्रॉट फैन का काम क्या है, अंदर से यानी बॉयलर फर्नेस के अंदर जो धुआं निकल रहा है इस धुआं को पकड़ कर लाएगा और कहाँ भेज देगा, बाहर इन्वायरमेंट में भेज देगा, चिमनी के थ्रू, यानी चिमनी से होता हुआ ये बाहर एग्जॉस्ट करेगा और उसके लिए आपका इंड्यूस ड्रॉट फैन काम करेगा। ठीक है, तो इंड्यूस ड्रॉट फैन लगाए हुए हैं, इसके माध्यम से आपका एग्जॉस्ट जो धुआं है बाहर निकल जाएगा, और ये आपका जो डिवाइस है ये चिमनी कहलाएगा, चिमनी से होता हुआ बाहर निकल जाएगा। अब एक और चीज़ है यहाँ पर लगा हुआ जिसको हम लोग ESP कहते हैं, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा क्या लिखा हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर ये क्या करता है, आपका जो धुआं है, जो गैस है, उसका हार्मफुल इफेक्ट को कम करता है। यानी आप जो गैस निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, इसके अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैस, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, इस तरह का हार्मफुल गैस होता है। यदि ये एनवायरनमेंट के अंदर डायरेक्टली छोड़ दिया जाएगा तो क्या करेगा, ये आपका वातावरण को बहुत ज़्यादा प्रदूषित कर देगा और बहुत हार्मफुल यानी खराब इफेक्ट पैदा कर देगा ह्यूमन लाइफ पर या एनिमल लाइफ पर। तो उसका इफेक्ट को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर का उपयोग करते हैं। ये एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन कराता है। केमिकल रिएक्शन करा के क्या करेगा, जो आपका गैस का प्रभाव था, इफेक्ट था, उस इफेक्ट को कम कर देगा, ताकि अब धुआं बाहर भी जाए तो उतना ज़्यादा आपका प्रभाव नहीं डाले, उतना ज़्यादा वातावरण को प्रदूषित नहीं करे। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करें, धुआं तो बाहर जाएगा लेकिन उसका प्रभाव को कम करने के लिए एक डिवाइस लगाए हुए हैं जिसको हम लोग ESP कहते हैं। इसका दूसरा नाम आपका डस्ट कलेक्टर भी है। डस्ट कलेक्टर मतलब धुआं को पकड़ के नहीं रखेगा, यानी उसके इफेक्ट को, प्रभाव को आपका कम करेगा। तो ये दो चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, एक कोल ऐश सर्किट और दूसरा एयर गैस सर्किट। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ बात करें, डायग्राम एक बार ध्यान से देख लीजिए फिर से। आइए, हम लोग यहाँ तक बात कर चुके थे, यानी हमारे पास दो सर्किट देख लिया हम लोग, कोल ऐश सर्किट और दूसरा हम लोग एयर और गैस सर्किट। अब समझिए हम लोग तीसरा जो सर्किट है, इस सर्किट को हम लोग क्या नाम देंगे, वाटर स्टीम सर्किट। ध्यान से याद रखिए, आपका तीसरा जो सर्किट होगा प्लांट के अंदर, उस सर्किट का नाम क्या होगा, वाटर स्टीम सर्किट। अब वाटर स्टीम सर्किट के अंदर समझिए, यहाँ से बॉयलर के पास क्या था, वाटर था, हीट यहाँ पर हमने दिया, कोयला जलाया, वाटर को स्टीम में बदला। ये स्टीम आपका क्या हुआ, इसका टेम्परेचर कम था, तो और हमने स्टीम के टेम्परेचर को बढ़ा दिया, और टेम्परेचर बढ़ाने के बाद और प्रेशर बढ़ाने के बाद टरबाइन पर गिराया, स्ट्राइक कराया टरबाइन पर। इसके ब्लेड पर आपका जैसे ही गिरा तो उसका टेम्परेचर और प्रेशर कम हो गया। जैसे धक्का लगेगा तो क्या होगा, रुक जाएगा, और रुकने की वजह से उसका टेम्परेचर, प्रेशर कम हो गया। तो अब हम चाह रहे हैं कि इसका टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाया जाए ताकि कंटिन्यूअस हमारे पास क्या हो जाए, ये जनरेशन का प्रोसेस कंटिन्यूअस हो सके। तो अब प्रेशर टेम्परेचर कम है, तो अब हम लोग क्या लाया, कंडेंसर के पास लाया।
अब ये कंडेंसर क्या है, घर के अंदर जो लगा हुआ है पंखा में वो वाला कंडेंसर नहीं। इस कंडेंसर का काम क्या है, ये कंडेंसर आपका जो आपका वाटर आ रहा है, जिस स्टीम का टेम्परेचर प्रेशर कम हो गया है उस स्टीम को वाटर में बदलने का काम करेगा। आ रहा समझ में। तो कंडेंसर क्या है आपका, कंडेंसर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट स्टीम इनटू वाटर। स्टीम को वाटर में बदलेगा और वाटर में बदलने के बाद फिर से हम इसको क्या करेंगे, इसके टेम्परेचर प्रेशर को आगे बढ़ाएंगे। क्या वो प्रोसेस हम लोग देख रहे हैं। पहले यहाँ पर समझ लिए, टेम्परेचर प्रेशर बढ़ाने के लिए पहला काम हम क्या करेंगे, जो स्टीम था जिसका प्रेशर टेम्परेचर कम हो गया था, इस स्टीम को कंडेंसर के अंदर भेजेंगे और इस कंडेंसर के अंदर वो क्या हो जाएगा, वाटर के अंदर बदल जाएगा। तो यहाँ पर स्टीम आ रहा था और कंडेंसर के अंदर हम भेजने के बाद वाटर के अंदर इसको बदल लेंगे और ये वाटर आपका आगे काम करेगा। ठीक है, तो अब समझिए यहाँ पर कि आप यहाँ पर क्वेश्चन एराइज कर सकते हैं कि ये स्टीम को डायरेक्टली हम लोग यानी इसका टेम्परेचर प्रेशर क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं, वाटर के अंदर क्यों बदल रहे हैं। तो इसका आंसर उत्तर ये है कि हमारा जो स्टीम है इसके प्रेशर को बढ़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, दिक्कत का काम है एज कंपेयर टू वाटर। यानी वाटर की डेंसिटी, आप फिजिक्स के अंदर ये चीज़ पढ़िएगा कि वाटर की डेंसिटी क्या होती है, अधिक होती है। डेंसिटी घनत्व अधिक है तो आप इसको धक्का मारेंगे तो क्या होगा, आसानी से इसका प्रेशर बढ़ जाएगा। लेकिन वही स्टीम को, भाप को धक्का मारना चाहिएगा तो ये चूंकि हल्का है, घनत्व इसका नहीं है, तो आप इसका प्रेशर को बहुत आसानी से बढ़ा नहीं सकते हैं। तो इसी कारणवश यानी स्टीम के प्रेशर को आप आसानी से नहीं बढ़ा सकते हैं, जबकि वाटर के प्रेशर को आप आसानी से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो वाटर का प्रेशर, इसीलिए हम स्टीम को क्या कर लिया, वाटर के अंदर बदल लिया और वाटर में बदलने के बाद अब फिर से बॉयलर के पास भेजेंगे। तो आप समझिए जो कंडेंसर, इसको डिटेल में भी आपको पढ़ाएंगे, आगे समझाएंगे। एक एक कंपोनेंट जो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आपका मेन तौर से दिखाया गया, लेकिन अलग से भी हम लोग क्या करेंगे, फर्दर इसका एक एक डिवाइस, यानी जैसे आप देखिए यहाँ पर चिमनी है या कूलिंग टावर लगा हुआ है, तो इसके बारे में और डिस्कशन हम लोग करेंगे फर्दर लेक्चर के अंदर। तो अभी समझिए कंडेंसर के अंदर किस तरह से संरचना होगा। तो ये मान लीजिए कंडेंसर है, इस तरह से इसका संरचना होता है। यहाँ पर आपका ये स्पाइरल पाइप होता है, इस तरह से मान के चलिए। यहाँ पर ये क्या हो गया, स्टीम आ गया। ठीक है, दिख रहा है ये स्टीम आया यहाँ पर। तो इस स्टीम के अंदर जैसे आया तो अब यहाँ पर क्या रखे हुए हम, बहुत सारा वाटर रखे हुए हैं, पानी। ठीक है, ये वाटर है यहाँ पर। अब यहाँ पर स्टीम वाटर के कांटेक्ट में आया तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा और यहाँ पर ये आउटपुट हमको मिल जाएगा। वो क्या मिलेगा हमको, वाटर मिलेगा। आ रहा समझ में। क्यों, क्योंकि ये बहुत कूल वाटर, यानी पे ठंडा पानी हम रखे हुए हैं, कूल वाटर यहाँ पर रखे हुए हैं और ये कूल वाटर आपका क्या करेगा, जो स्टीम है उस स्टीम को वाटर के अंदर चेंज कर देगा। तो कंडेंसर के अंदर क्या इस प्रकार का व्यवस्था रहता है, जहाँ पर स्टीम आप यहाँ से दिया, इस स्टीम के अंदर ये पाइप के अंदर से गुजरेगा और यहाँ पर इसके चारों तरफ पानी कूल वाटर भर देंगे, जिसके कांटेक्ट में आने की वजह से ये जो स्टीम, इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा और वाटर के अंदर बदल जाएगा। आ रहा समझ में। अब ये यहाँ पर किस तरह काम होगा और बताएंगे आपको। पहले ये समझिए, वाटर जो आपको मिला, ये वाटर को लेकर हम क्या करेंगे, ये कंडेंसर है, इस वाटर को ऊपर भेजेंगे, जिसके माध्यम से भेजा जाएगा। एक पंप लगा देंगे, जो घर के अंदर नॉर्मल पंप रहता है उसी तरह का एक पंप लगा हुआ होगा। इस पंप का नाम क्या दिया हुआ है, कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप। नाम थोड़ा भारी है लेकिन काम आपका आसान है। काम क्या है, जो आपका वाटर था, ये गर्म आपका वाटर बदलने के बाद जो मिला, इस वाटर को ऊपर की तरफ भेजना इसका काम है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको वाटर मिल जाएगा कंडेंसर में। यहाँ पर स्टीम था लेकिन इसके आउटपुट में क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। वाटर को पंप लगाकर ऊपर भेज दिया। यहाँ पर एक उपकरण लगाए हुए हैं, डिवाइस। इस डिवाइस का नाम क्या है, फीड वाटर हीटर। जो पानी आ रहा है, पानी चूंकि दूसरी जगह से ला रहे हैं तो फीड का मतलब होता है पहुंचाना, फीड वाटर। ऊपर कहाँ पहुंचा रहे हैं इसको, बॉयलर के पास पहुंचाना है, तो इसीलिए इसका नाम, इस वाटर का नाम क्या दे दिया है, फीड वाटर। और चूंकि ये हीटर लगा हुआ है तो इस हीटर को क्या है, फीड वाटर हीटर। यानी जो पानी आ रहा था, इस पानी के टेम्परेचर को हम लोग बढ़ा लिया और बढ़ाने के बाद क्या करेंगे, आप बॉयलर के पास भेजेंगे। एक और पंप लगाया हम, जिसका नाम क्या है, फीड वाटर पंप। फिर से फीड लिखा हुआ मतलब पहुंचा रहे हैं, कहाँ पर, बॉयलर के पास। तो एक पंप लगाया और आगे इसको भेजा। अच्छा, ये पंप लगाने से क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे आप नीचे से आप बिल्डिंग को ऊपर पहुंचाना, तो पंप लगा देते तो हाई प्रेशर रहता तब तो ऊपर पहुंचता है। तो इसी प्रकार ये पंप लगाने से क्या हो जा रहा है, आपका वाटर का जो प्रेशर कम हो गया था यहाँ पर,
इस वाटर का प्रेशर को, यहाँ पर तो स्टीम था, यहाँ पर वाटर मिला लेकिन प्रेशर नहीं था, तो अब पंप, यहाँ पर भी एक पंप लगाया, यहाँ पर भी, तो अब जो वाटर है इसका प्रेशर क्या हो गया है, बढ़ गया। और हीटर लगा दिया तो हीटर की वजह से टेम्परेचर वाटर का क्या हो गया, बढ़ गया। तो अब यहाँ पर फिर से एक और उपकरण लगाया जिसको क्या कहते हैं हम लोग, इकोनोमाइजर कहते हैं। ठीक है, ये इकोनोमाइजर आपका क्या करेगा, जो आपका वाटर है इस वाटर के टेम्परेचर को और ज़्यादा बढ़ा देगा। अब इसको बढ़ाने से क्या फ़ायदा होगा, जो वाटर बॉयलर के अंदर जा रहा है पहले से गर्म है, वो ठंडा रहता, थोड़ा इसको बॉयलर को मेहनत लगता है उसको स्टीम के अंदर बदलने में, लेकिन उसको हम वाटर को क्या किए हुए हैं, पहले से बहुत अधिक गर्म कर दिया है। और जैसे यहाँ पर बॉयलर के अंदर गया और कोल के संपर्क में आया तो फौरन क्या हो गया, जल्दी से वो स्टीम के अंदर बदल गया। इसीलिए ये क्या काम कर रहा है, आपका जो बॉयलर है इस बॉयलर के स्ट्रेस को, यानी बॉयलर के काम को हल्का कर दे रहा है, आसान कर दे रहा है। इसीलिए इसको इकोनोमाइजर कहा जा रहा है। यदि इकोनोमाइजर नहीं होता, डायरेक्ट वाटर यहाँ पर दे देते हैं, ठंडा पानी दे देते तो वाटर कोयला ज़्यादा जलाना पड़ता, और कोयला ज़्यादा जलते उसके बाद होता, समय भी ज़्यादा लगता और फिर स्टीम में बदलता, तो हमारा कोयला का खपत ज़्यादा होता। तो हमारा पैसा बचाने के लिए हम लोग क्या लगाए हुए हैं, एक उपकरण लगाए हुए हैं, और इसको लगाने से कोयला का खपत कम होगा, कोयला कम जलाएंगे और बहुत आसानी से हमारा वाटर स्टीम में बदल जाएगा। इसीलिए इस उपकरण को हम लोग क्या कहते हैं, इकोनोमाइजर कहते हैं, यानी ये इकोनॉमिकल कर दे रहा है आपके बॉयलर के काम को, तो इकोनोमाइजर लगाए हैं। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो हमारा वाटर को गर्म कर रहे हैं हम, वो किसकी सहायता से कर रहे हैं, तो ये आपका फ्लू गैसेस की सहायता से कर रहे हैं। फ्लू गैस कहने का मतलब पहले भी बताया, जो धुआं निकलता है कंबशन के प्रोसेस में, उस कंबशन प्रोसेस के बाद जो आपका गैस है, धुआं है, इसके अंदर टेम्परेचर रहता है और काफ़ी हाई टेम्परेचर रहता है। तो अगर हम बाहर डायरेक्ट चिमनी के अंदर भेज देते तो वेस्ट हो जाता, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उस गैस को यहाँ पर भेज दे रहे हैं, उस गैस के माध्यम से क्या हो जा रहा है, आपका वाटर गर्म हो जा रहा है। और यहाँ पर सुपर हीटर के अंदर भी हमारा जो आपका स्टीम हो रहा था, ये स्टीम जो गर्म होता है वो भी किसकी सहायता से, फ्लू गैसेस की सहायता से। ठीक है, इस फ्लू के गैस का कहानी थोड़ा सा और आगे आपको बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, इसका एक सर्किट बनाकर दिखाएंगे, फ्लू गैसेस कहाँ कहाँ पर फ्लो होता है और क्या क्या काम करता है। तो अभी इतना समझ लीजिए, इकोनोमाइजर के अंदर भी फ्लू गैस आपका काम करता है, जिसकी वजह से वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और यही फ्लू गैस आपका क्या कर रहा है, आपका हीटर के अंदर भी काम करता है, सुपर हीटर, जिसकी वजह से स्टीम का टेम्परेचर बढ़ जाता है। यही फ्लू गैस आपका यहाँ पर काम करता है, जिसकी वजह से आने वाला एयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो धुआं भी आपका बहुत उपयोगी है, जो अलग अलग जगह पर आपका टेम्परेचर बढ़ाने का काम कर रहा है। तो ये साइकिल आपको समझ में आ रहा होगा, वाटर मिल गया काफ़ी हाई टेम्परेचर पर, और यहाँ पर दिया, देते के साथ आप कोयला कंबशन होगा, आपका क्या होगा, स्टीम में बदल जाएगा और फिर ये वाला प्रोसेस होगा। तो आपका यहाँ पर वाटर दे रहे हैं, यहाँ पर वाटर को स्टीम में बदल रहे हैं, स्टीम का टेम्परेचर प्रेशर बढ़ा रहे हैं, टरबाइन पर स्ट्राइक करा रहे हैं, टरबाइन रोटेट हो रहा है, इसके आउटपुट में प्रेशर टेम्परेचर स्टीम का कम हो जा रहा है, तो उसको वाटर में बदल ले रहे हैं। वाटर में बदलने के बाद पंप लगा के वाटर का प्रेशर बढ़ा ले रहे हैं, फिर यहाँ पर उसका कुछ टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, फिर वाटर पंप लगा कर उसका प्रेशर बढ़ा रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग इसका इकोनोमाइजर की सहायता से हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। और अब यहाँ पर जो वाटर आएगा उसका टेम्परेचर अधिक होगा, प्रेशर भी अधिक होगा, और यहाँ पर बहुत आसानी से हमारा स्टीम में बदल जाएगा, और ये वाला प्रोसेस आपका कंटिन्यूअस होता रहेगा। तो ये जो वाटर का साइकिल है, इसी साइकिल को हम लोग क्या कहते हैं, रैंकिन साइकिल कहते हैं। याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, आपका थर्मल पावर प्लांट के अंदर कौन सा साइकिल काम करता है, तो रैंकिन साइकिल काम करता है। जो वाटर स्ट्रीम साइकिल है इसी को हम लोग रैंकिन साइकिल कहते हैं। ये वाला पोर्शन आपको समझ में आ रहा होगा। लास्ट एक साइकिल बचा हुआ है, 3 साइकिल के अब तक बात कर चुके हैं। चौथा साइकिल जो आपका है, इसको हम लोग वाटर साइकिल कहते हैं, ठीक है, या कूलिंग वाटर साइकिल। इस कूलिंग वाटर साइकिल के अंदर क्या हो रहा है, अब यहाँ पर इसको समझिए ध्यान से। ये जो वाटर यहाँ पर हमारा कूल वाटर हम जिसको बोल रहे थे, कंडेंसर के अंदर जो काम कर रहा है, तो इस कूल वाटर को आप दिया, यहाँ पर स्टीम आया, ये कूल वाटर क्या कर दिया, इसको टेम्परेचर को इसके कम कर दिया और वाटर के अंदर बदल दिया। लेकिन अब ध्यान दीजिए कि कूल वाटर जब इसके संपर्क में आया और आने के बाद ये स्टीम को क्या कर दे रहा, वाटर में बदल दे रहा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। लेकिन क्या वाटर यहाँ पर अगर हम जमा करके सिर्फ रख दें तो 1-2 बार तो ठीक है काम करेगा, लेकिन धीरे धीरे इस वाटर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा,
बढ़ जाएगा और वाटर का टेम्परेचर जैसे बढ़ जाएगा यानी वाटर गर्म हो जाएगा तो फिर ये स्टीम को वाटर में बदलना बंद कर देगा। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि इस वाटर जो यहाँ पर ठंडा पानी है, इस ठंडा पानी को भी आपको क्या करते रहना होगा, रोटेट करते रहना होगा। यदि आप रोटेशन रोक देते हैं और एक जगह पर जमा करके छोड़ देते हैं तो कुछ देर तो काम करेगा वो, लेकिन उसके बाद फिर क्या करेगा, ये स्टीम को वाटर में बदलना बंद कर देगा, क्योंकि ये कूल वाटर जो आप कूल नहीं रहेगा, ये खुद हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। इसीलिए इस ठंडे पानी को भी हमको सर्कुलेट करते रहना होगा और उसी सर्कुलेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक डिवाइस लगाते हैं जिसका नाम क्या है, कूलिंग टावर है। ठीक है, यहाँ पर हमने दिखाया कूलिंग टावर। ये कूलिंग टावर यहाँ पर छोटा सा दिखा रहे हैं लेकिन बहुत बड़ा बड़ा टावर होगा, इमेज में आपको दिख रहा होगा। ये कूलिंग टावर क्या करता है, जो कूल वाटर अब हॉट हो गया है, इस हॉट वाटर को यहाँ पर लाएंगे और ऊपर से नीचे झरना की तरह हम लोग नीचे गिराते हैं और ऊपर से नीचे आने के क्रम में वाटर ठंडा हो जाता है और उस ठंडे पानी को लेकर हम लोग फिर से यहाँ पर भेजते हैं। यानी कंटिन्यूअस ये वाला काम होता रहेगा और इसके लिए एक पंप यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, तो कंडेंसर में वाटर है, कूल वाटर, ये गर्म हो गया तो हॉट वाटर यहाँ पर क्या हो गया, हॉट वाटर को हम लोग नीचे भेजेंगे कूलिंग टावर में ऊपर से नीचे गिरेगा और गिरने के बाद क्या होगा, आपका पानी ठंडा हो जाएगा और ठंडा पानी फिर पंप की सहायता से कंडेंसर में भेजेंगे और ये कंटिन्यूअस साइकिल आपका चलता रहेगा। लेकिन आपका कूलिंग वाटर में जब हम लोग ऊपर से नीचे गिराते हैं तो कुछ ना कुछ वाटर क्या हो जाता है, वेपोराइज्ड हो जाता है, यानी वाष्प बन के हवा में उड़ गया। तो एवरी साइकिल के अंदर कुछ ना कुछ पानी या वाष्प का क्या हो जाता है, कमी हो जाता है। तो वो पानी आपको कहाँ से मिलेगा, रिवर से मिलेगा। तो ये कूलिंग टावर किसके साथ टच में रहना चाहिए, रिवर के साथ में टच में रहना चाहिए, ताकि आपका एवरी साइकिल के अंदर जो कूलिंग टावर में हमारा वाटर का क्षति हो जा रहा है, कमी हो जा रहा है, वाटर वाष्प बन के उड़ जा रहा है, वो वाटर आपका मेकअप कर सके, उसके लिए हम लोग क्या किए हुए हैं, कूलिंग टावर के साथ में रिवर को भी अटैच किए हुए हैं। तो ये वाला जो साइकिल है आपका क्या कहलाएगा, कूलिंग वाटर साइकिल कहलाएगा। आरएसएन में तो 4 साइकिल की हम लोग बात किया, एक कोल ऐश सर्किट की बात किया, दूसरा हम लोग एयर और गैस सर्किट की बात किया, तीसरा हम लोग वाटर और स्टीम सर्किट की बात किया और चौथा हम लोग कूलिंग वाटर सर्किट की बात किया। तो इस तरह से पूरा थर्मल पावर प्लांट आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इसके बाद भी हम लोग, ऐसा नहीं कि यहाँ पर समाप्त हो गया, इसके बाद हम लोग अलग से टॉपिक में कूलिंग टावर पढ़ेंगे, कंडेंसर पढ़ेंगे और आपका बॉयलर पढ़ेंगे। तो अलग से फिर फर्दर इसके अंदर भी थोड़ा सा और डिटेल हम लोग जानेंगे, लेकिन अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जानेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही हम लोग जानेंगे थर्मल पावर प्लांट से रिलेटेड। लास्ट में आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके फ्रेंड हैं, आपके साथ में संपर्क के दोस्त हैं, उनको भी आप जल्दी से आप इन्फॉर्म कर दीजिए, चूँकि क्लास हम लोग का स्टार्ट हो चुका है, सिलेबस स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे बच्चे इंटरेस्टेड हैं आपके साथ जुड़ने के लिए, हमारे संस्थान के साथ जुड़ने के लिए। थोड़ा सा देर कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं, तो कहिए कि डिले नहीं करें, देर नहीं करें। अगर उनका छूट जाएगा तो बाद में प्रॉब्लम होगा। इसीलिए जो भी बच्चे आपके फ्रेंड इंटरेस्टेड हैं, उनको टॉपिक समझ में आ रहा है, उनको पढ़ाई हमारी समझ में आ रही है, तो जल्दी से जल्दी हमारे संस्थान के साथ जुड़ें, आईबी टेक्निकल क्लासेस के साथ जुड़ें, अपने बैच के साथ जुड़ें। उसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दिया है, आप यहाँ पर जाकर आपको जो भी डाउट है वो क्लियर करा सकते हैं और जल्द से जल्द जो एडमिशन का प्रोसेस है वो मालूम करके एडमिशन ले लीजिए, ताकि फर्दर लेक्चर जो है वो आपको कंटिन्यूअस मिलता रहे। क्योंकि हमारा जो काम है वो सारा काम अब किस पर चल रहा है, ऐप पर चल रहा है, और ऐप का एक्सेस आपको तभी मिल पाएगा जब आप एडमिशन लेंगे। तो जो भी बच्चे एडमिशन ले चुके हैं वो कंटिन्यूअस लेक्चर देख पा रहे हैं। इसी तरह जो बच्चे नहीं देखे उनको भी इन्फॉर्म किए, ताकि वो भी कंटिन्यूअस अपनी स्टडी को पूरा कर सकें, टाइम उनका बर्बाद नहीं हो। थैंक यू, धन्यवाद।